बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज मेरे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे इंडिया में जो नया लॉ आ रहा है, सिटीजन लॉ आया है, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो आग लगी हुई है उसकी आग का जो असर है वो कनाडा में भी आ गया है और कनाडा के अंदर भी मुहिम चल रही है। मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं, मैं आपको उनसे तारुफ कराते हैं। मेरे साथ राइट साइड में बैठे हैं जनाब देवांशु नारंग साहब, नमस्कार। और उनके साथ हैं जो दलित एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। इनका नाम है विजय पोली। विजय पोली, जय भीम। आपको आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। मुझे दीवान जी मुझे बताइए कि कनाडा में आप जो ने एक मुहिम शुरू की हुई है, यहाँ पे भी लोगों को आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है, इंडिया में तो सब लोग टुगेदर हैं, इतनी पॉपुलेशन बाहर निकली हुई है। मेरे ख्याल है कि शायद ही कोई सिटी ऐसी रह गई है जिसके अंदर जो से हंगामे ना हो रहे हों, लोगों ने धरने दिए में हों, वहाँ बैठे हुए ना हों और पुलिस के अटैक ना हो रहे हों। तो उसकी आप यहाँ कनाडा में आपको कैसे जरूरत महसूस हुई यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त सब भारत में भी हैं। जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस देश में आए हैं, हम इस देश को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ के नागरिक बने हैं, तो यहाँ की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इशू केवल इंडिया के लोगों का ही नहीं है, ये एक इशू है ह्यूमन राइट्स का, ये एक इशू है सेकुलरिज्म का, पूरे दुनिया को असर करता है। और कैनेडियंस, चाहे कैनेडियन हम इंडो कैनेडियंस हैं या जो और कैनेडियंस भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हम लोग वरिड है कि ये जो हालात इंडिया में चल रहे हैं, जो एक कानून लाया जा रहा है, जो सेकुलरिज्म को तोड़ के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये एक तरह से इस्लामोफोबिया क्रिएट किया जा रहा है। और न सिर्फ ये इंडिया के लिए असर करेगा, परंतु ये पूरी दुनिया में असर करेगा। तो हमारे जुड़ने के दो रीजंस हैं। एक, हम उसूलों के आधार पे, हम सेकुलरिज्म और ह्यूमन राइट्स की वजह से हम कैनेडियंस इसको चाहते हैं कि हम इसके लिए खड़े हो और किसी भी देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसका विरोध करें, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारे खुद के देशवासी इस समय इस आग में झुलसे हुए हैं, तो उनकी सहायता के लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे, इफ वी कैन नॉट बी द वॉइस टू द वॉइसलेस, तो और कौन खड़ा होगा? इसलिए हम उसमें, हमारा खड़ा होना उसमें लाजमी है। ठीक है, मैं विजय से भी बात कर रहा हूँ। विजय, आपके साथ तो जैसे दलित लोग हैं, दलित लोगों के साथ वैसे ही इंडिया में ना बहुत बुरा सलूक हो रहा है। उनको कमजात का हिंदू करार दिया जाता है। बल्कि आपसे जब मेरी बात हो रही थी पहले प्रोग्राम से पहले, तो आपने कहा ये फोर्थ कैटेगरी नहीं है, ये फिफ्थ कैटेगरी है, जिसके अंदर मुसलमान भी शामिल हैं, क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, इसमें सिख भी शामिल है, और उनके साथ वो सलूक होता है जो फोर्थ से भी बदतर होता है। ये क्या वजह है? और फिर आप इस मुहिम में पूरे मुसलमानों के साथ दे रही हैं इस वक्त। Right. So if you look at the caste system, Hindu caste system, it's called Hindu social order, right? So Dalit and Adivasis do not come under the four varnas. Varna means it's the colors. The caste system is put on the four varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, right? Yes. So we are the Dalit and Adivasis. They are used to be called as the untouchables in the previously. Untouchables. Yes. So now we call ourselves as the Dalit and Adivasis. So that means we identify as ourselves as the First Nations of the country. So the thing is here, CAA and NRC. So basically, the government is putting the only Muslims names for the only documents. Okay. But we need not for you. That's only for Muslims. This one. Yeah, the government is saying that. But we need to look at the underlying layers under this. Okay. So underlying layers are directly it's impacting on the Dalit, Adivasis, and poor, and the women especially. I want to include the women too here. Okay. So because Dalit and Adivasis, most of the Dalit and Adivasis do not have any lands. If you look at the rural area, about 60% of Dalits do not have any lands.
They are the land. Okay, you don't have any lands. Okay. We don't have any lands. Okay. So that means we don't have any document to show that we are the native of the country. Where are you living here? You don't have the land. You don't have the आपके पास घर नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो रहते कहाँ हैं आप? किस तरह से रहते हैं? So most of the people, like, they live in the jungles. Okay. Adivasis, if you look at the Adivasis, Okay. they don't live in the mainstream communities. They Okay. live in the forests, right? Okay. So in the forest, the indigenous people culture is just living in the forest and eat whatever is available there. They never bothered about having any documents because it's not their culture. Oh, you don't have also documents. They don't have any documents. They never bothered about. You having going to it. the votes or not? Sorry? You have votes? If you look at the like the words, so many recently I came to know that only in some places the governments go for the voting during the voting, right? So the other times even they don't come for the voting, and government do not go to those villages for the voting. You know how many population is here? We have about, like, Dalit and Adivasis, about 25% of the country. 25% of them. I 25% mean, of the in 300 million people. Yeah, about 300 million, You are yes. Dalit people. Dalit and Adivasis together. Adivasis. Dalit itself is about 18%. Dalit is 18%? About, Okay, yeah, about 80%. Okay. So about, like, Adivasis about like 8%, something like Okay. that. So total, like, it's about 25% of the total population in India. Dalit and Adivasis. You are also against this law? Of course, that's what, like. Why are you against this law? Because that's what. Your name is not there. Our name is not there. That's what I was trying to say before. Because our name is not there, but the underlying the things, the government is going to target Dalit and Adivasis on name of the CAA, right? So as I mentioned that many of the Dalit and Adivasis don't have the lands. Okay. First, they are not educated. That means most of the people, they don't have any registration in the schools. Yeah. Right. So other thing is, if you look at the some, especially when we talk about the Dalit women, Dalit and Adivasis women here, so they are the worst impacted by this law, because whatever I spoke before, there could be little bit land for this Dalit and Adivasis, something might be, right, but again whenever it comes to the women under the patriarchal system, India is like, the social system is a patriarchal, right? Okay. So under that system, women do not have any lands on their names. It's a tradition. So I'm not talking about only the Dalit women, Adivasis women. Here we can include the other women also, right? So the upper caste women too, and backward caste women too. So that's a tradition. That traditionally women are not allowed to have any lands under their names. So man's name is some property. Exactly. If you look Woman's at, name is no property. no, look at the like Indian consent, Okay. right? So women are not supposed to have any lands. Only for this law for you or all other peoples also. So this law is going to impact mostly Dalit, Okay. Adivasis, women, and Muslims. A Muslim woman also is no name. Of The course, property. Of course, if I think. I don't know about the Muslim I think women. Muslims is not Muslim. Muslim women have the landlords. I am not sure about that, but it's going to be impact on them too, right? Not only women, might be whole community. I'm नहीं, talking about. उनका मतलब जो है वो आप समझ, देखिए जो आप बात कह रहे हैं मैं समझता हूँ अच्छा। कि देखिए जो भारत के कानून हैं, जी। भारत का संविधान इक्वल राइट्स पिता की प्रॉपर्टी पे दोनों को देता है, बिल्कुल। लड़के को भी और लड़की को भी। ठीक है। तो वो उसमें उस हिसाब से राइट्स जो हैं वो इक्वल हैं, औरतों के भी राइट हैं और मेन के मर्दों भी के राइट भी हैं, ठीक जो है। ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह के समाज में आदिवासी और गांव और दलित लोग रह रहे हैं, वहां पे उनके पास ही खुद जमीन नहीं है, नहीं, तो तो देखिए उन्होंने क्या औरतों को क्या औरतों किया, को देने में। तो उसके नहीं, मैं ऊपर ये से समझता हूं कि उसके ऊपर से उस समाज में औरतों पे शोषण ज्यादा हो रहा है, जो आदमी और जो उस शोषण के चक्कर में औरतों के पास जमीनों का नाम देवान जी, उनका फिर नाम ही तो नहीं है। ये बात हुई कि जिस सेकुलरिज्म को आप लोग कहते हैं कि हम बचा रहे हैं, सेकुलरिज्म तो कोई ना हुआ ना वो। देखिए ऐसा है,
भारत जो टिका हुआ है, हाँ जी, अगर सेक्युलरिज्म ना होता उस देश में, तो जब सन 47 में भारत की आजादी हुई तभी इसके सैकड़ों टुकड़े हो जाने चाहिए थे। एक पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, एक खालिस्तान बनता सिखों के नाम पे, एक देश बनता क्रिश्चियंस के लिए, एक देश बनता दलितों और आदिवासियों के लिए, एक देश बनता हिंदुओं के लिए। नहीं, ये नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी ने, नेहरू ने, सबने ये डिसाइड किया, अंबेडकर साहब ने, सबने कहा नहीं, पाकिस्तान रिलीजियस बेसिस पे बन सकता है, भारत नहीं बनेगा, भारत सेक्युलर चलिए मैं रहेगा। आपसे इसमें एक बात करता हूँ कि इस पे वक्फे के बाद के पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना और भारत सेकुलरिज्म के नाम पे बना, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिसको ठीक होने वाली हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा दीवान जी से ही मैं सवाल करूंगा।